हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। रोज़ 10 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है और 12 बजे पॉलिटी की क्लास होती है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 का चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है देखिए आपका राज्य शासन कैसे काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए अध्याय है अध्याय 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो देखिए इस चैप्टर में आप राज्य शासन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया भी था कि स्थानीय शासन क्या होता है। स्थानीय शासन के अंतर्गत जैसे आपका आ जाता है ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ये स्थानीय शासन के अंतर्गत आ जाती हैं, और राज्य शासन के अंतर्गत जो आते हैं वो आपके राज्य से संबंधित होते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक, राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं स्थानीय शासन के बारे में। इस क्लास में हमें राज्य शासन के बारे में पढ़ना है और राज्य शासन से ही संबंधित कार्यों को जानना है। साथ ही में यहाँ पर देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, फिर से दोहरा दे रही हूँ कि शासन जो होता है 3 स्तरों पर काम करता है। एक आपका स्थानीय हो गया, राज्य हो गया और केंद्र स्तर पर। इस चैप्टर में हम राज्य स्तर पर पढ़ने वाले हैं। हमारा भारत देश जो है देखिए लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है, विधानसभा सदस्यों तथा मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, विधानसभा क्या होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे विधायक। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि राज्य स्तर पर आपका विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। विधानसभा और विधान परिषद। और लोकसभा और राज्यसभा आपने सुना होगा। आप 6th-7th क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपने सुना ही है। ये नहीं कह सकते कि छोटे बच्चे हैं वो नहीं जानते लोकसभा और विधानसभा विधान परिषद। आप बड़े हैं, देखिए आप लोग जानते ही हैं कि लोकसभा और राज्यसभा जो होती है वो होती है केंद्र स्तर पर, और विधानसभा और विधान परिषद होती है आपकी राज्य स्तर पर। और यहाँ पर हमको विधानसभा और विधान परिषद के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है विधायक होता कौन है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही विधायक कहलाते हैं। विधायक को देखिए एमएलए भी कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म होता है आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोनों ही पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट भी किया है मैंने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए एमएलए जो होता है, विधायक जो होता है, इसका चुनाव जो होता है सीधे जनता द्वारा किया जाता है, और जब इनका चुनाव कर लिया जाता है तब ये विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और यही फिर मिलकर सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जैसा देखिए स्थानीय शासन में बताया था मैंने आपको कि जो गांव होते हैं कई वार्डों में बटे होते हैं और हर वार्ड से एक वार्ड पंच चुना जाता है। वैसे ही देखिए इन राज्यों में भी होता है। राज्य जो होते हैं ये भी कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश की बात की गई है कि 68 निर्वाचन क्षेत्रों में है। हर निर्वाचन क्षेत्र में देखिए एक विधायक चुना जाएगा और उसको चुनेगा कौन? जनता चुनेगी, और वही विधायक विधानसभा का सदस्य होगा। जब चुन लिया जाएगा तब विधानसभा का सदस्य बन जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। अब देखिए कई सारी पार्टियां होती हैं, हर राज्य की अलग अलग पार्टियां होती हैं, तो जो अलग अलग पार्टियों से लोग खड़े होते हैं तो अलग अलग पार्टियों के होते हैं, इसलिए विधायक जो होते हैं अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री व मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कैसे बनते हैं, आगे देखिए। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचक क्षेत्र हैं। तो देखिए अभी जो चीज़ मैंने ऊपर आपको बताई कि अलग अलग पार्टियां होती हैं
और प्रत्येक राज्य जो होते हैं कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटे होते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग पार्टियों के मेंबर्स खड़े होते हैं और वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो जिस पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा चुने जाएंगे उसी को बहुमत दल का नेता माना जाता है, और जिसके कम होते हैं उसको देखिए विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर दिया गया है। साथ ही में देखिए आगे इसी में दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश का ही देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक, आधे से अधिक अगर प्राप्त होते हैं, आधे से अधिक विधायक किसी भी राजनीतिक दल के बन जाते हैं तो उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है। तो 34 देखिए, 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया। तो यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है और इसके कुल कितने विधायक चुने गए? 44। आधी कितनी संख्या है? 34। 34 से ज़्यादा अगर प्राप्त हो जाएंगे तो उसको बहुमत मिल जाएगा। 44 बहुत ज़्यादा की संख्या है, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखिए बहुमत, वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। तो देखिए ये उदाहरण दिया गया है क्लियर करने के लिए, इसको समझ पाएं। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष के कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत कर आए थे। तो देखिए कई सारी पार्टियां खड़ी होती हैं जिसमें जो सबसे ज़्यादा जिसको मिलता है, आधे से ज़्यादा, उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है, और जो उससे कम होते हैं उसको वो विरोधी दल के बन जाते हैं। बाकी कई और भी पार्टियाँ खड़ी होती हैं जो जिसके कुछ उम्मीदवार चुने भी जाते हैं और कुछ जीत भी जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि कैसे विधानसभा का चुनाव होता है, साथ ही में कौन बहुमत दल का नेता बनता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। विधायक के चुनाव के बाद देखिए जो सत्ताधारी दल के विधायक होते हैं अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जय श्री राम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर देखिए जब मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है तो मुख्यमंत्री ही अन्य मंत्रियों का चयन करता है। अब देखिए यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि सभी विधायक मंत्री होते हैं। कुछ विधायक देखिए जिसको मुख्यमंत्री चाहता है उसको मंत्री के पद पर चयन करता है। आगे इसी में दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का यह दायित्व तो है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। तो देखिए जिनको मुख्यमंत्री मंत्री नियुक्त करता है उनका दोनों मिलकर ये कार्य, उनका ये दायित्व होता है कि विभागों के जो अन्य मंत्रालय हैं उनको चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसे एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। तो देखिए कुछ विधायक ही होते हैं जो मंत्री के रूप में चुने जाते हैं और उनकी यहाँ पर जिम्मेदारी जो होती है दोहरी हो जाती है। विधानसभा में देखिए सदस्य सभी होते हैं, वो चाहे विरोधी दल के हों चाहे सत्ता दल के हों। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सत्ताधारी दल के ही, मतलब जो मुख्यमंत्री होता है उसी के दल के होंगे। विरोधी दल के भी जो विधायक बनकर आए होंगे वो भी विधानसभा में होंगे। नेक्स्ट है विधानसभा में देखिए राज्य से संबंधित सभी समस्याओं पर बहस होती है, चर्चाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही में देखते हैं शासन की कार्यप्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इस तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। यहाँ पर भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। लोकतंत्र में विधायकों, एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। अब देखिए जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, तो भारत जो है, हम भारत देश है जो हमारा, वो लोकतंत्रात्मक देश ही है, जनता का ही शासन होता है। और देखिए विधायकों को भी जनता यहाँ पर चुनती है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, सफाई विभाग हो गया। तो देखिए अलग अलग विभाग के सभी ये मंत्री चुने जाते हैं।
इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। तो देखिए, जो भी ये मंत्री कार्य करेंगे तो विधायिका द्वारा, मतलब जो विधानसभा होगी, जो उसमें लोग होंगे, उसके द्वारा इसको अनुमोदित और स्वीकृत कराया जाएगा। उसके बाद ये कार्य को करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ये सभा दिखाई गई है, लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। कोयल, क्या लिखा है इसमें, कोयल कारो जन संगठन ग्राम कोंचा। तो देखिए, जो लोग होते हैं, अगर सरकार का विरोध करना होता है तो ऐसी सभाएं एकत्रित करके ये लोग विरोध करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, केवल विधान सभा के बारे में ही दिया हुआ है, विधान परिषद के बारे में यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। अगले चैप्टर में शायद देखने को मिलेगा आपको। जितना दिया हुआ है उतना ही जान लीजिए, आगे हम और जानेंगे जब विधान परिषद आएगा। एक चीज़ देखिए दी हुई है, वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि होती है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। इसे देखिए, आपका पेडागोजी का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ जो तस्वीर दी गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ बना रहे हैं वॉलपेपर। देखिए, यहाँ पर ये चार्ट में कुछ बच्चे कुछ बना रहे हैं। ऐसे ये बच्चे सभी देखिए कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो वॉलपेपर एक गतिविधि होती है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। शिक्षिका जो है चुने गए विषय को पूरी कक्षा को परिचय देती हैं और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती हैं। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहिए। तो देखिए, शिक्षिका पहले एक विषय चुनती है और उस पर पूरी कक्षा को उसका मोटा मोटा परिचय दे देती है और उसके बाद संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को अलग अलग समूहों में बांट देती है कि आप इतने इतने लोगों के समूह में बांटकर इसके बारे में सोचें। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए कविताएं और कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कौन सी विधि है ये, वॉलपेपर की परियोजना विधि। जो सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई है उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। तो देखिए, जब बच्चे एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे की पढ़ी हुई चीज़ें या एक दूसरे की चीज़ों से सीखेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छी बात है एक दूसरे से सीखना, अपने विचारों को साझा करना। यहाँ से आपका ये चैप्टर देखिए कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए, एक वॉलपेपर और बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है, बच्चों द्वारा बनाया गया है। सन 2006 में डेंगू महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6 केंद्रीय विद्यालय हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। देखिए, कितना अच्छी तरह से ये वॉलपेपर बनाया गया है। तो देखिए, चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।